नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुदित पांडे, सहायकाचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी का स्वागत है इस पाठ्यक्रम में जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण और संस्कृत शिक्षण शास्त्र। इकाई 3 व्याख्यान 15 पुनर्बलन कौशल पर हम चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पुनर्बलन कौशल पर, इनकी परिभाषाओं पर, इसके उद्देश्यों पर, इसकी शिक्षण में क्या भूमिका है, इस कौशल के क्या लाभ हैं और कौशल के प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी हैं, पुनर्बलन कौशल के घटक क्या हैं और पुनर्बलन कौशल की सूक्ष्म योजनाओं को भी हम देखेंगे। पुनर्बलन कौशल यदि हम देखें तो पुनर्बलन से अभिप्राय है ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनके प्रस्तुतिकरण या जिन्हें हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। कोई क्रिया कब होगी, वो रिस्पांस कब आएगा, तो स्टिमुलस जब उसको मिल रहा है या उद्दीपन मिल रहा है, कोई ऐसी क्रिया हो रही है तो वो उसको बढ़ा दे रहा है उस अनुक्रिया को, तो उसको कहते हैं पुनर्बलन। इन उद्दीपनों में पुरस्कार हो सकता है, आप प्रशंसा करें, शाबाशी दें, कमियां बताना आदि क्रियाएं आती हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और ऋणात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? धनात्मक पुनर्बलन द्वारा छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यवहार हम चाहते हैं छात्र यह अनुक्रिया करे, ऐसे व्यवहार को प्रबल करने के लिए और तीव्र करने के लिए, दृढ़ करने के लिए हम धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी बच्चे ने उत्तर दिया आपके प्रश्न का, तो आप उसको प्रशंसा करेंगे, शाबाशी देंगे। तो इस तरीके के उसको दोबारा उत्तर देने के लिए इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो प्रेरित करती हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन जो अवांछित व्यवहार है, जो आप ऐसा चाहते हैं छात्र यह व्यवहार ना करे, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप ऋणात्मक पुनर्बलन के जो वो हैं उनको करेंगे, वो क्रिया करेंगे जो उनका अवांछित व्यवहार दूर करने के लिए जो है प्रयास कर सके। तो ऐसे जो पुनर्बलन या ऐसी जो क्रियाएं हैं वो ऋणात्मक पुनर्बलन की श्रेणी में आती हैं। इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो डब्ल्यू.एफ. हिल के अनुसार पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। तो पुनर्बलन है वो अनुक्रिया का परिणाम है, कोई क्रिया हुई और उसके बाद हम फिर उसको कुछ रीइंफोर्स किया और उसके बाद फिर इस वजह से वो अनुक्रिया और ज्यादा उसकी संभावना बढ़ जाती है। हल के अनुसार पुनर्बलन वह उद्दीपक घटना है जो यदि अनुक्रिया के साथ उचित सामयिक संबंध रखते हुए घटित होती है तो उससे अनुक्रिया बल में वृद्धि होती है, तो उससे अनुक्रिया में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से जब पुनर्बलन जो है ऐसा उद्दीपक है, ऐसी एक घटना है, ऐसा एक इंसिडेंट है कि अगर अनुक्रिया के साथ यानी अनुक्रिया और उद्दीपन में बहुत ज्यादा समय ना हो, सामयिक संबंध होना चाहिए, टाइम उसमें बहुत अधिक नहीं कि अभी अनुक्रिया हुई है और उसके बाद आपने कई घंटों बाद उसको रीइंफोर्स किया तो आप उससे जो है वो अनुक्रिया वृद्धि की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए सामयिक संबंध रखते हुए अगर घटित हो तब अनुक्रिया बढ़ेगी। एक और परिभाषा है यहाँ पर, यदि किसी घटना के होने से समान प्रकार की अनुक्रिया करने की संभावना में वृद्धि होती है जो उसे उद्दीपक की उपस्थिति में हुई हो तब उसे पुनर्बलन की संज्ञा देते हैं। अगले बिंदु पर अगर हम चलते हैं तो पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य, इस कौशल का उद्देश्य क्या है, शिक्षक में ये क्यों होना चाहिए, क्यों इसका प्रभावी प्रयोग जो है शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो कक्षा में अवधान, ये अगर अटेंशन जो है छात्रों का निरंतर बना रहे, इसलिए पुनर्बलन कौशल का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए, उसमें दक्ष होना चाहिए। क्यों? यदि हम कक्षा में अगर ऐसा नहीं करते हैं कि वैसी क्रियाएं नहीं करते हैं जिससे छात्रों को प्रोत्साहन मिले, तो वह अनुक्रियाएं कम होती जाएंगी। किसी छात्र ने उत्तर दिया, उत्तर देने का प्रयास किया, आपने उसको शाबाशी नहीं दी, प्रशंसा नहीं की, तो वो दोबारा उत्तर देने के लिए प्रयास नहीं करेगा। छात्रों को अधिक परिश्रम हेतु प्रेरित करना, कि वही छात्र कुछ अच्छा कार्य करके लाया है, किसी को आपने कोई प्रोजेक्ट दिया था, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसमें बहुत मेहनत की है, तो आप उसको प्रशंसा करेंगे तो पुनः प्रयास करने की उसको प्रेरणा मिलेगी।
कक्षा में अनुशासन में सुधार करना। अगर सकारात्मक व्यवहार कर रहा है कोई छात्र तो आप उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, या किसी अन्य माध्यम से कुछ वस्तु, उसकी प्रिय वस्तु या इस तरीके की जो सर्टिफिकेट या इत्यादि जो देकर आप उनको उसमें सुधार करते हैं ऐसे व्यवहारों में, तो उन व्यवहारों से अनुशासन सुधरता है, क्योंकि कक्षा का अनुशासन छात्रों के व्यवहार से ही रहता है। तो कक्षा में जो छात्र हैं वह अनुशासित भी हैं और अननुशासित भी हैं। तो जो उनके वांछित व्यवहार हैं उनको बढ़ाना है और अवांछित व्यवहारों को कम करना है। तो जब हमें कम करना होगा तो हम ऋणात्मक पुनर्बलन के माध्यम से उनको कम करेंगे। जैसे कोई छात्र प्रतिदिन कक्षा में देरी से आता है तो आप उसको पहले तो उसके जो उसकी पृष्ठभूमि है उसको जान लीजिए और उसके बाद उसको पूछिए, या उसको अगर वो खुद से कर रहा है, अपने मन से देरी से आ रहा है, घर से समय से निकलता है, तो उसको जो है आप कुछ ऐसा बोलेंगे या कोई कहानी या कोई इस तरीके के माध्यम से उसको ऋणात्मक पुनर्बलन मिले जिससे उसके उस व्यवहार में परिवर्तन हो सके। विध्वंसक प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना। जो छात्र हैं एक ऐसी अवस्था में उस अवस्था में जैसे कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के जो छात्र हैं, इन छात्रों की जब कक्षाओं में आप जाएँगे तो आप देखेंगे कुछ छात्र ऐसे उनमें प्रवृत्तियाँ पाई जाएँगी जिनका निराकरण होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि उनको अपने अधिगम में परिणाम प्राप्त करने हैं, अपने उनको सीखना है, उनको सिखाना है आपको, तो आपको वहाँ उनके जो है उन प्रवृत्तियों को नियंत्रण करना होगा और यह सकारात्मक प्रतिक्रिया द्वारा ऐसे व्यवहारों को रोका जा सकता है। छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना इसका एक उद्देश्य है, क्योंकि जब छात्र को प्रशंसा मिलती है, छात्र क्या किसी को भी, हम भी एक शिक्षक के रूप में भी यदि कोई अच्छा कार्य करते हैं और हमारे प्राचार्य या हमारे कोई भी जो ज्येष्ठ हैं वो या हमारा मित्र ही हमारी प्रशंसा करे तो हमें अच्छा लगता है। तो ये छात्रों के लिए भी ये समान रूप से लागू होता है। तो ये पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य हैं। पुनर्बलन कौशल की शिक्षण में क्या भूमिका है, जो हमने अभी कुछ देर पहले उद्देश्यों में बात कर रहे थे, उसको हम और आगे बढ़ा के इसमें अगर हम देखेंगे कि अधिगम में वृद्धि और स्थायित्व आता है, क्योंकि यदि सीखने में पुनर्बलन का प्रयोग हो रहा है, उसने कुछ सीखा है और आपने उसको प्रशंसा की है कि ये बहुत अच्छा सीख रहा है, इसने बहुत अच्छा किया है, तो इस तरीके से उस पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो स्थायित्व को प्राप्त करता है अधिगम। छात्रों को अभिप्रेरित करना, उचित प्रक्रिया उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो जब हम प्रतिक्रिया देते हैं और अगर वो प्रतिक्रिया उनके अनुकूल हो, तो वो और उसको अपने व्यवहार को दोहराते हैं। अगर वो सकारात्मक व्यवहार है, तो प्रतिक्रिया अनुकूल होनी चाहिए शिक्षक की। अगर शिक्षक की अनुकूल प्रतिक्रिया है, तो वो उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पुनर्बलन अवश्य देना है या पुनर्बलन कौशल में शिक्षक को दक्ष होना चाहिए। सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना, इससे छात्र जो है और अधिक उत्तर देते हैं और कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का प्रयास करते हैं। मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना, जो मुख्य बिंदु हैं, जो ऐसे तथ्य हैं जिन पर आप जो है उनको रेखांकित करते हैं कि अगर ऐसा होगा, जैसे किसी कक्षा में यदि छात्र प्रतिदिन या 100% उपस्थित हैं उस माह में, तो आप उनके लिए एक पुनर्बलन के स्वरूप में एक सर्टिफिकेट देते हैं या फिर एक ऐसा बोर्ड बना दिया है आपने जहां उनका फोटो लगा देते हैं जो 100% या 100% उपस्थित रहे हैं। तो 100% उपस्थित रहने वालों को पुनर्बलन मिलता है और वो अगले माह और अगले माह पूरे 1 वर्ष तक उपस्थित रहेंगे 100%। और ऐसे उदाहरण जो है आपको हर जगह मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके की प्रक्रिया में शिक्षक के रूप में शामिल होते हैं। तो अधिगम में तत्परता का विकास आता है, छात्र जो है उत्साही होते हैं और उसमें जो एक्टिव भी रहते हैं वो, तो उसमें अधिगम की उनकी गति जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। वो अगर धीमे सीखते थे तो वो थोड़ा और उनकी गति बढ़ जाती है अधिगम में। तो शिक्षण में पुनर्बलन कौशल की भूमिका है और शिक्षक के लिए यदि शिक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है तो शिक्षक के लिए इसमें दक्ष होना आवश्यक है। पुनर्बलन कौशल के लाभ, तो पुनर्बलन कौशल के लाभ क्या हैं? आत्मविश्वास बढ़ता है छात्रों का,
छात्रों की भागीदारी बढ़ती है, उत्तर देने की प्रवृत्ति विकसित होती है, सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है और सीखने की प्रेरणा भी बढ़ती है। उद्देश्य, उपयोगिता, भूमिका और लाभ सब आसपास की ही ये प्रक्रियाएं हैं। अगर हम उस कौशल में शिक्षक को दक्ष बना पाते हैं, तो वह अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा, वह शिक्षण की को और प्रभावी बना पाएगा और उस कौशल का पूर्ण लाभ ले पाएगा। कौशल के प्रयोग में इस पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी है कि हमको क्या नहीं करना है। क्या करना है वो हमने जान लिया, अब क्या नहीं करना है या सावधान रहना है वो जानना है। पुनर्बलन का अति प्रयोग ना करें, अत्यधिक नहीं, केवल सही, प्रयासरत या प्रगति दर्शाने वाले उत्तरों पर पुनर्बलन दें ताकि उसका प्रभाव बना रहे। ऐसा नहीं कि कोई भी बोला और आपने उसमें प्रशंसा कर दी तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा, वो क्योंकि आप हर बार वही करते हैं तो फिर वो प्रभाव नहीं रहेगा। तो जब सही हो या कोई बच्चा जो है एफर्ट कर रहा है, कोई छात्र एफर्ट कर रहा है या किसी छात्र की प्रोग्रेस हो रही है, तो उसमें आपको पुनर्बलन देना है। केवल होशियार विद्यार्थियों को ही न सराहें, यानी केवल ऐसे विद्यार्थी जो है प्रतिभाशाली हैं उनको ही उनकी प्रशंसा ना करें, बल्कि सभी की करें, जो भी प्रयास या प्रकृति के आधार पर उनको प्रोत्साहित करें। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी प्रगति थोड़ी धीमी हो सकती है, या कुछ ऐसे हैं जो पिछले माह से या पिछले परीक्षा से या पिछले वर्ष से इस वर्ष और अच्छा सीख रहे हैं, तो उनको भी प्रोत्साहित करना है। पुनर्बलन में उपयुक्त एवं प्रेरक शब्दों का प्रयोग करें। जैसे तुम्हारा उत्तर बहुत तार्किक है, तुम अच्छा सोचकर उत्तर दिया, तो इस तरीके के आप जो है प्रेरक शब्दों का प्रयोग करिए। प्रेरक शब्द क्योंकि बच्चे को मोटिवेट करेंगे और आत्मविश्वास भी आएगा। एक ही शब्द का बार-बार प्रयोग ना करें। अलग-अलग शब्दों और भावों का प्रयोग करें, जैसे उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया प्रयास, तुमने तो कमाल कर दिया, समीचीनम, शोभनम, अति सुंदरम, है ना? ये इन सभी आप यदि छात्राध्यापक हैं, इस कौशल का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसके लिए आप अलग से एक सूची बनाकर रख सकते हैं अपने पास कि हमें क्या अलग-अलग उत्तरों में अलग-अलग छात्रों के लिए क्या बोलना है। एक ही शब्द का प्रयोग करने से कई बार वह छात्र जो हैं उस शब्द से आपके नाम को संबोधित करने लगते हैं कि वह आपका ही नाम हो जाता है। जैसे आप बहुत अच्छा ही हमेशा बोलते हैं, तो सब सारे बच्चे कई बार आपको बहुत अच्छा इस नाम से ही बुलाने लगेंगे। तो आप एक शब्द का प्रयोग ना करें। अशाब्दिक पुनर्बलन को नजरअंदाज ना करें। कई बार आप छात्र को मुस्कुराकर, कोई कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, आप बाहर हैं, कक्षा से बाहर हैं, शिक्षक के रूप में हैं, तो आप उसको मुस्कुरा के उसको पुनर्बलन दे सकते हैं। कक्षा में भी हाँ, तुम्हारा उत्तर सही है, सिर हिलाकर भी दे सकते हैं। अंगूठा थम्स अप दिखाकर भी दे सकते हैं। तालियाँ बजाकर दे सकते हैं। जैसे पास वाली कक्षा को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम साइलेंट क्लैप भी करा देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि उससे उसको प्रोत्साहन मिलता है। और इस तरीके की जो अशाब्दिक पुनर्बलन है, प्रायः हम प्रयोग कम करते हैं, उनका भी करना है। हम बोर्ड पर उसके उत्तर को लिखकर टिक कर सकते हैं सही, तो ये भी एक पुनर्बलन होगा। ये सावधानियां रखनी है और त्रुटिपूर्ण उत्तरों पर नकारात्मक टिप्पणी से बचें। अगर किसी बच्चे ने जो है कुछ ऐसा उत्तर दिया है जो त्रुटिपूर्ण था, तो उस पे नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छा प्रयास था, अब हम मिलकर सही उत्तर तक पहुंचते हैं, या बहुत अच्छा तुमने प्रयास किया, इसको जो है और थोड़ा-सा सुधारते हैं और हम इस उत्तर तक पहुंच जाएँगे। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, बिल्कुल भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना, तुमने सही नहीं बताया, तुम कभी नहीं बता पाते हो, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। एक शिक्षक के रूप में हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा जो है कर्तव्य है कि प्रत्येक छात्र को हम प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए और सीखने के लिए। पुनर्बलन को विषय वस्तु से जोड़ें। पुनर्बलन जो है उसको विषय वस्तु से जोड़ना है, कि तुमने जो है उदाहरण स्पष्ट दिया है और इसमें जो है विषय वस्तु से अगर जोड़ पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह विषय के साथ प्रशंसा करें कि तुमने उदाहरण देकर उत्तर को और भी अच्छा बना दिया है, कि हमने जो उत्तर दे दिया था उसमें उदाहरण तुम्हारा और अच्छा हो गया। समूह पुनर्बलन भी दें, पूरी कक्षा को, पूरी क्लास ने तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पूरी कक्षा ने सहयोग दिया, बहुत अच्छा किया है। तो इस तरीके के वाक्य आप जो है कक्षा भावना को, सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं। पुनर्बलन के साथ सुधार हेतु संकेत भी दें।
बहुत अच्छा उत्तर था। यदि तुम थोड़ा और प्रयास करोगे और विस्तार करते तो और भी बढ़िया होता। इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग आप कर सकते हैं। पुनर्बलन के समय भाव भंगिमा और ध्वनि का ध्यान रखें। आप प्रशंसा करते समय आपका स्वर उत्साहित हो, मधुर एवं स्पष्ट हो, जिससे छात्र को सकारात्मक अनुभूति हो। ऐसा नहीं गुस्से में आप प्रशंसा कर रहे हैं तो या फिर कमेंट के फॉर्म में, व्यंग्य के फॉर्म में, ऐसा नहीं। तो आपको प्रशंसा करना है तो आपका स्वर वैसा हो। तो ये सब सावधानियां आपको रखनी है। पुनर्बलन के कुछ घटक हैं कि प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करना, ये इसके तत्व हैं। हाव भाव तथा अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना, छात्रों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट करना, नकारात्मक शाब्दिक कथनों का जो प्रयोग है वो नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग, छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, पुनर्बलन का समुचित उपयोग, छात्रों के सुझाव का समर्थन, ये सब इसके घटक हैं। और इन घटकों के आधार पर एक सूक्ष्म योजना यदि हम देखते हैं तो एक कक्षा के लिए, एक विषय के लिए, एक अवधि और एक प्रकरण के लिए एक सूक्ष्म योजना बनाएंगे। इसमें जैसे पूछा गया कि हमारे देश की पवित्र नदी का क्या नाम है, तो उसने बताया गंगा नदी। तो बहुत अच्छे, तो इसमें किस किस उसका प्रयोग हुआ घटक का, तो ये आप इसमें 1 2 3 4 इसमें जो है शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन के लिए है ये। लेकिन आपको इस तरीके से यहाँ पर, जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से, तो सिर हिलाकर समर्थन किया उसका। उसके उद्गम स्थल को क्या कहते हैं, तो गंगोत्री, शाबाश। गंगोत्री भारत के किस प्रांत में है, उत्तरांचल में, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस व्याख्यान में हमने चर्चा की पुनर्बलन कौशलों पर, परिभाषाओं पर, उद्देश्यों पर, शिक्षण में इसकी क्या भूमिका है, लाभ, सावधानियां और इसके घटक और सूक्ष्म योजनाएं भी हमने कुछ प्रारूप देखे। तो इसके माध्यम से पुनर्बलन कैसे देना है, कब देना है और उसका शिक्षण में क्या प्रभाव है, शिक्षण कैसे उसको प्रभावी, पुनर्बलन कैसे प्रयोग करके शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, इन बिंदुओं पे हमने चर्चा की। धन्यवाद। स्वाध्यायात् मा प्रमदः।